मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर डॉक्टर दयाल जी से अनुरोध करूंगा वो आज के कार्यक्रम की विषय वस्तु को रखेंगे। प्रेस डे के उपलक्ष्य में आज आयोजित इस संगोष्ठी जिसका विषय प्रिंट मीडिया का इतिहास और वर्तमान परिदृश्य पर हम लोग सब एकत्रित हैं और इस संगोष्ठी का उद्देश्य जो है कि प्रेस डे के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो उसके उद्देश्य थे, जिन उद्देश्यों को लेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो गठन किया गया था और उस पर विचार यहाँ पर किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के ओजस्वी और हमारे मार्गदर्शक माननीय कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे जो इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर दिलीप चौबे जी, जो कि गणेश संकट विद्यार्थी सम्मान से सम्मानित हैं और आज इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता, क्योंकि उनका प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा अनुभव है, तो हमें लगा कि इस विषय पर उनसे बड़ा कोई विशेषज्ञ हो नहीं सकता, तो इसलिए उनको आमंत्रित किया गया और उन्होंने अपना हमारा जो आमंत्रण है उसको स्वीकार किया। उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं पत्रकारिता विभाग की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुख्य वक्ता गणेश संकट विद्यार्थी से सम्मानित हैं और हम गणेश पाठक जी को सम्मानित कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। और दो कार्यक्रम है। तीसरा कार्यक्रम ये है कि जो हमारे पत्रकारिता एवं जनसंचार के जो स्नातकोत्तर उपाधि के जो हमारे शिक्षार्थी हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में छात्र कहते हैं और हमारी भाषा में, ओडियल की भाषा में शिक्षार्थी कहते हैं, तो 4th सेमेस्टर के जो शिक्षार्थी हैं उनका 4 दिवसीय कार्यशाला यहाँ पर थी और बढ़ चढ़कर सभी शिक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। अलग अलग विषय के जो हमारे एक्सपर्ट थे उन्होंने अपने अपने विषय पर व्याख्यान दिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही हमारी कि आधा घंटे का व्याख्यान हमारे माननीय कुलपति जी का जो लंबा पत्रकारिता के क्षेत्र में जो आपका अनुभव है, उन्होंने हमारे शिक्षार्थियों के सामने शेयर किया और जिसे हमारे शिक्षार्थियों ने खूब सराहा। तो उनको प्रमाण पत्र भी यहाँ पर निर्गत किए जाएंगे। तो 3 कार्यक्रमों का एक संयोजन है, संगोष्ठी है। अब मैं विषय पर बात करता हूं। जो विषय है कि और इस कार्यक्रम में हमारे दैनिक जागरण के जो स्थानीय संपादक हैं विशिष्ट वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हैं श्री विजय यादव जी। आपने भी हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और गणेश पाठक जी कि आपने जो हमने योजना बनाई थी, जो हमने सोचा था कि हम किसी एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार को, जो वरिष्ठ जिन्होंने प्रिंट मीडिया में या मीडिया के क्षेत्र में 40 वर्ष का जिनका अनुभव हो, उनको हम सम्मानित करेंगे पत्रकारिता विभाग की तरफ से। तो आपने उस हमारा जो निमंत्रण था, जो हमारा एक आपसे आग्रह था, आपने उसको स्वीकार किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे ओपी पांडे जी, जो कि जन सरोकारों को लेकर लिखते भी रहते हैं और सड़कों पर भी आप जो है अपने समाज के उत्थान के लिए आप काम करते हैं। और हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे श्री जगमोहन रोहतला जी हैं, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। दया जोशी जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर विपिन चंद्रा जी, जिनका मीडिया में काफी अच्छा जिनका नाम है और जिनका काम है, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही जितने भी हमारे यहाँ पर पत्रकार साथी हैं, सबका मैं इस संगोष्ठी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। गणेश जोशी जी हैं, सुमित जोशी जी हैं, समस्त पत्रकार बंधु जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका इस गोष्ठी में आभार प्रकट करता हूँ मैं। और हमारे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ निदेशकगण, प्रोफेसर, प्रोफेसर, जितने भी यहाँ पर उपस्थित सभी अकादमिक जो हमारे स्टाफ है, मैं सबका विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।
संगोष्ठी का विषय प्रिंट मीडिया का इतिहास और वर्तमान परिदृश्य पर एक संगोष्ठी है। प्रेस डे 4 जुलाई 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जब स्थापना की और जो पीसीआई एक्ट 1978 के तहत जो है जिसका गठन किया गया बाद में, एक ऐसी संस्था है जो एक नियामक बॉडी है जो प्रेस को मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है और जिसका उद्देश्य था कि इसकी स्वतंत्रता को कायम रखना, प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको कायम रखना, उसको मेंटेन रखना, उसके साथ साथ जो पत्रकारों की जिम्मेदारियों को भी उन्हें याद दिलाना, उनके जो कर्तव्य हैं समाज के प्रति, जो उनके उत्तरदायित्व हैं उनको भी मेंटेन रखना। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इस उद्देश्यों को लेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, जिसमें जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के या तो जस्टिस होते हैं या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। 28 सदस्य इसमें होते हैं, जिनमें से 5 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं और उसके अलावा 5 यूजीसी नॉमिनेटेड होते हैं। 5 लोग यूजीसी नॉमिनेटेड होते हैं जो वरिष्ठ किसी संस्कृति क्षेत्र से हो, सांस्कृतिक क्षेत्र से जिनका अच्छा काम हो या अकादमिक क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में जिनका अच्छा काम हो, जो वरिष्ठ जन होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है और बाकी 20 लोग जो हैं पत्रकारिता या विधि क्षेत्र से जो लोग होते हैं उनको इसमें रखा जाता है और जिनका काम है प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना और प्रेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनको उनके उत्तरदायित्वों की याद समय समय पर दिलाना। तो ये इसका उद्देश्य है। इसी जो प्रेस का मतलब मुद्रण से, प्रिंट मीडिया से, तो गुटेनबर्ग सबसे पहले चाइना में प्रिंटिंग का शुरू हुआ था और इंडिया की बात करें तो गोवा में 1556 में पहली प्रेस लगी थी। मीडिया का उद्देश्य जहां भी शुरू हुआ, विश्व स्तर पर बात करें, भारत के लेवल पर बात करें तो किसी विशेष अभियान को लेकर पत्रकारिता की शुरुआत की गई। भारत में यदि हम बात करें तो मिशनरी जो है गोवा में प्रिंटिंग प्रेस को लाए थे, उसके बाद कोलकाता में, कोलकाता के बाद चेन्नई में और चेन्नई के बाद मुंबई में, इस तरह से प्रेस का हुआ और पहला जो अखबार भारत में छपा 1780 में जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने 1780 में कोलकाता गजट के नाम से अखबार शुरू किया था। इसी के बाद साथ धीरे धीरे हिंदी में शुरुआत हुई तो उदंत मार्तंड मैंने अभी आपका जिक्र किया था, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने 1826 में 30 मई 1826 में इस हिंदी पत्रकारिता का शुरुआत की थी। उसके बाद बंगदूत हो गए और जितने भी क्रांतिकारी थे, जहां पुर्तगालियों ने एक अभियान के रूप में प्रिंटिंग प्रेस यहाँ शुरू की थी, उसके साथ ही जो है भारत में स्वाधीनता आंदोलन को लेकर एक अभियान के रूप में पत्रकारिता की शुरुआत की गई। और आपने देखा होगा, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, पंडित मदन मोहन मालवीय जी हो, जयशंकर जी हो, गणेश शंकर विद्यार्थी हो, जितने भी स्वाधीनता से जुड़े हुए क्रांतिकारी थे सब पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, सबने अपनी अपनी पत्रकारिता शुरू की। ये क्योंकि इसका क्या एक माध्यम था जन जागरूकता करने का। तो प्रिंट मीडिया की शुरुआत हुई और उस समय क्योंकि प्रिंट मीडिया था इसलिए इसका नाम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रखा गया। बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो आया, फिर टेलीविजन आया, फिर न्यू मीडिया आया और अब तो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिसे न्यू मीडिया कहते हैं। चाहे वो अखबार हो, अखबार का ई पेपर भी आ रहा है, पोर्टल भी आ रहा है और अब तो अखबारों ने यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिए। तो ये कहने का एक इतिहास है और वहां से लेकर यहाँ तक जो पत्रकारिता का जो सफर रहा है, इसको यहाँ तक पहुंचाने में पत्रकारों के और मीडिया संस्थानों की जवाबदेही उन्हें तय करने में, प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने में, इन तमाम चीजों में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका बहुत बड़ी रही है और वो अभी भी निरंतर है। लेकिन थोड़ा सा इसमें अपग्रेड करने की आवश्यकता है। मीडिया में तो अपग्रेडेशन हो गया, हम जो है हस्त एक भोजपत्र से पत्रकारिता शुरू हुई थी और आज हम न्यू मीडिया, आज हम मोजो के युग में, मोबाइल जर्नलिज्म, आज पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। जिसके पास मोबाइल है और इंटरनेट है वो पत्रकार है, मतलब उसको अपने बात को समाज में रखने की क्या है, उसके पास क्षमता है। लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को हम थोड़ा सा अपग्रेड नहीं कर पाए। जो पॉलिसी बननी चाहिए थी वो हम नहीं बना पाए
वो आज के दौर के मीडिया के हिसाब से उस पर काम करने की आवश्यकता है। और ये हम सब लोग जितने भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शिक्षार्थी हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, या हम जैसे लोग एकेडमिक लोग हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सुझाव, और इस पर हमको डिस्कस करना चाहिए, इस पर हमको काम करना चाहिए, इस पर हमको शोध करना चाहिए कि हम किस तरह से, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, अलग अलग काउंसिल बनी हुई है, वकील वही बन सकता है जिसके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट हो, जो जिसको सर्टिफाई करे, लेकिन मीडिया में ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा, और तभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो उद्देश्य थे, ठीक है उस समय के लोगों ने बना दिया, लेकिन आगे हमें तो कुछ करना चाहिए था। तो इन तमाम चीजों पर हमको मंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। तो मैं ज्यादा न कहकर, आज का जो वर्तमान परिदृश्य, ये तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, वर्तमान परिदृश्य आप जानते हैं कि पूरा सारे जितने भी मीडिया के अलग अलग जो आयाम थे, माध्यम थे, वो सब आप एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, न्यू मीडिया के रूप में आ गए हैं। अब पोर्टल भी आपका इंटरनेट मांगता है, आपका अखबार भी आपका डिजिटल में आ गया, ई पेपर में भी आता है, पोर्टल में भी आता है, यूट्यूब चैनल में आता है। और बड़े बड़े जो टीवी चैनल थे, उन्होंने भी अपने पोर्टल, रेडियो, डिजिटल रेडियो, इंटरनेट रेडियो शुरू कर दिए हैं, चाहे वो आज तक हो, जी न्यूज हो, जितने बड़े बड़े संस्थान हैं टीवी चैनलों के, तो वो हर प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि मांग है, डिमांड है। यदि आपको सर्वाइव करना है तो आपको जो है अपना आपको बदलने की आवश्यकता है। तो मीडिया के क्षेत्र में मैं अपने शिक्षार्थियों को ये कहता हूं कि मीडिया जिस तरह से अपग्रेड हो रहा है, यदि आपको भी इसी तरह से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी आप एक सशक्त और एक सक्षम पत्रकार जो है बन सकते हैं। और जब आप सशक्त और सक्षम पत्रकार बनेंगे तो आप एक सशक्त और सक्षम समाज की हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि इसको लोकतांत्रिक और लोकतंत्र में चौथा स्तंभ इसको कहा गया है। तो चौथा स्तंभ को बचाने की, उसको मेंटेन करने की, ये हम लोगों की, जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, हम सब, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शिक्षार्थी हो या प्रोफेशनल हो, तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। आपका पुनः इस संगोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, धन्यवाद, नमस्कार। उससे पूर्व रयाज में इतिहास के विषय में काफ़ी जानकारी देती है। वर्तमान परिदृश्य पे अगर बात करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा उचित होगा। वैसे अगर इतिहास में जाए तो मेरा मानना है कि जैसे मानव सभ्यता का जन्म हुआ और मानव थोड़ा संगठित हुआ, अनुशासित हुआ और वो निकला है, तो एक संवाद की जो शैली थी वो विकसित कहीं न कहीं हुई। और जब मानो गुफाओं में रहता था तो उसने वहाँ कुछ चीज़ें उकेरी, तो कहीं ना कहीं से जो टंकण को आज हम जिसको प्रिंट कह रहे हैं, वो आज हमको उस गुफा शैली के उसमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। आज जो हम अपने प्राचीन सभ्यताएं जो उनका जो उनको हम पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, तो उसमें उसका बड़ा योगदान है। अब उसको हम प्रिंट मीडिया भले ही ना कहें, लेकिन अगर, क्योंकि मीडिया प्रिंट का मतलब जो एक है, तो वो आप एक दस्तावेज के रूप में समझिए कि जो भी छप जाती है वो एक दस्तावेज के रूप में संरक्षित हो जाती है, उसको आप कहीं पेश कर सकते हैं। तो अगर हम उसमें जाए, पुराने परिपेश में जाए, तो वो चीज़ें जो हमारे पूर्वजों का इतिहास है वो है, तो हम कहीं ना कहीं उसको अपने लेखन में पाते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं उस समय की लिपि को। तो शुरुआत तो वहीं से मानव जन्मा, उपजा, और वो जैसे जैसे उसने अपने विकास उपक्रम में किया, तो कहीं ना कहीं उसने अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को कहीं ना कहीं उसने उकेरा है। अब आप उसको पत्थरों को उकेरना समझ लीजिए, फिर पत्तियों पे भी रहा है, और फिर धीरे धीरे कालखंड में मशीनीकरण का जब युग आया, तब गुटेनबर्ग जी ने, जो पेशे से सुनार थे, उन्होंने मशीन का इजाद किया उसका, और फिर धीरे धीरे उसकी एक क्रांति बढ़ती गई और अखबार फिर एक जन सरोकार के रूप में आया, जैसे कि रयाजी ने बताया। जर्मनी में भी एक कंपनी में कर्मचारियों का शोषण होता था, तो वहाँ पे मतलब अखबार के कहने का है कि अखबार जब जन्म हुआ तो वो अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ को उठाने का एक माध्यम है। भारतीय पत्रिका में भी जब अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय हाथ से लिखकर भी पर्चे बांटे गए,
अखबार निकाला गया और वो क्रमिक विकास विकास होता गया और हम लोग पढ़ते गए। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसको हम लोग आजकल डिजिटल मीडिया और चीज़ों का चलन नहीं था, तो अखबार की विश्वसनीयता, उसके जनसरोकार और वो रहे, और अखबारों के सामने कोई चुनौतियाँ नहीं थी, क्योंकि संवाद का माध्यम एक रेडियो था, फिर अखबार था हमारा। जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, संचार के माध्यम बढ़ने लगे, हर हाथ में मोबाइल आ गया, और उसके बाद टेलीविज़न, इंटरनेट मीडिया, और उसके बाद हमारे पास में आज जो समाचारों को, सूचनाओं के संप्रेषण जिसको कह सकते हैं, उनके प्रवाह को कह सकते हैं, पल पल हो रहा है। मतलब आप हर एक सेकंड में एक नई सूचना, एक नए संदर्भ ग्रहण कर रहे हैं, और समुद्र हो गया। आप गूगल पे जाइए, गूगल कीजिए, आपको तुरंत सूचनाओं का एक बड़ा संदर्भ मिल जाएगा। ऐसे दौर में प्रिंट मीडिया, अखबारों, समाचार पत्र पत्रिकाओं, इनके सामने बड़ी चुनौती है। क्योंकि होता क्या है कि कोई घटना हुई, मान लीजिए अभी कहीं भी कोई घटना हो जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर इंटरनेट मीडिया तक सब जगह से उस सूचनाओं का प्रवाह आप उसको देखने लगते हैं। अखबार है, वो कब आएगा? वो 24 घंटे बाद आएगा। अब आपको तय करना है, क्योंकि आप उसमें क्या नया है, पाठक आपकी तरफ क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत से साथी होंगे, वो शायद अखबार से जुड़े भी होंगे, शिक्षार्थी के रूप में भी यहाँ है, कुछ अभी शिक्षार्थी होंगे और इसमें चलते अखबार के रूप में जुड़ेंगे, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जा सकते हैं। प्रिंट मीडिया के सामने जो हमने कहा कि वर्तमान परिदृश्य है, उसमें एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कोई भी घटना होती है तो वो अभी चलने लगेगी टीवी चैनल्स पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, तमाम जो माध्यम है। अखबार को दूसरे दिन सुबह आएगा, तो क्यों पाठक क्यों आपको पढ़े? देख चुके हैं। क्या नया है? हम अपने पाठकों को किस नए रूप में, उसमें क्या ऐसी चीज दें, क्या नया स्वरूप उसका दें जो उसको आकर्षित करे? ये बड़ी चुनौती है अखबारों के लिए। और इसी में आता है एक हमारा विश्वसनीयता का प्रश्न। अभी 2-4 दिन पहले का ही उदाहरण देना चाहूँगा। प्रिंट मीडिया की मतलब विश्वसनीयता आज भी 100% बरकरार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अखबार अपने कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं टीवी में कहीं भी, लेकिन दूसरे दिन जब अखबार में वो चीज़ होती है तब आदमी को लगता नहीं यार ये सही है। मेरा जो अनुभव रहा है। और अभी अगर कुछ दिन पहले की हम बात देखें तो अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में, इंटरनेट मीडिया के माध्यमों में बहुत तेजी से प्रसारित हुई। प्रिंट मीडिया में ऐसी कोई खबर आपको नहीं दिखाई देती है। ये हमारे प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता है, क्योंकि प्रिंट का मतलब जैसे मैंने भी कहा कि दस्तावेज, जो चीज़ छप गई वो दस्तावेज है, वो आज मिटने वाली नहीं है, अमिट है। वो कल को कहीं कोर्ट में भी पेश हो सकती है, कल को आप उसको रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी फाइलिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये नहीं है। आपने उसमें चलाया, फिर आपने उसको डिलीट कर दिया। यहाँ डिलीट नहीं हो सकता, जो है वो छपा है। तो इसलिए आप लोगों के लिए, हमारे लिए विश्वसनीयता का सबसे बड़ा सवाल है और हमको इस पर खरा उतरना होता है। आप लोग हमारे नए साथी जाएंगे, उनको इसका ध्यान रखना होगा कि हम भले ही थोड़ा विलंबित हों, चीज़ों को, तथ्यों को परखें, समझें और जो उसकी हकीकत है उसको दें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने प्रिंट मीडिया की जो अपने सालों से जो विश्वसनीयता बनी हुई है उसके लिए उसके साथ अन्याय करें। दूसरी चीज़ है कि जन सरोकार, अखबार का जन सरोकारों से जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम जन सरोकार
को का पालन नहीं करेंगे, उनसे नहीं जुड़ेंगे तो उसमें सरवाइव नहीं कर सकते। और आज के बाद सभी उसकी कोशिश भी करते हैं जन सरोकार से तुम्हें हम चैनल्स के माध्यम से इसमें नहीं करते, क्योंकि वहाँ तो एक अगली दौड़, वहाँ कोई एक पॉइंट पाते हैं उसके पीछे दौड़ना है, उनको कुछ ना कुछ दिखाना होता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। प्रिंट मीडिया का जो है वो उसको अपने जो पाठक हैं, जो आम आदमी है, उसका भी ध्यान रखना है, उसके हितों की, उसकी समस्याओं की आवाज़ को बुलंद करना है। और जो समाज की जो दूसरी गतिविधियां हैं, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, उनको भी पटल पे लाना है आप उसमें। तो हमें चारों तरफ से वो चीज़ों को विकसित करनी होती है, उनको समझना होता है। तो आपको जो भी शिक्षार्थी के रूप में आगे जाएंगे, उनको जन सरोकारों को से अपने आप को जोड़ेंगे, तभी आप जो है एक सफल पत्रकार के रूप में स्थापित हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। वर्तमान परिदृश्य में दो चीजें हैं। एक तो भाषा का शुद्धता, भाषा की जो भाषा का जो ज्ञान है वो पढ़ने लिखने से ही आएगा। आज भी बहुत से घरों में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में टाइम्स ऑफ इंडिया मंगाया जाता है और हिंदी के भी कई अखबार मंगाए जाते हैं कि बच्चा इंग्लिश थोड़ा उसकी अच्छी हो, अखबार पढ़े, उसके एडिटोरियल पेज पढ़े। हिंदी का जो ज्ञान है, हिंदी की शुद्धता है, वो भी लोग अखबार के माध्यम से। आज एक दिक्कत ये खड़ी हो गई है कि जो नई पीढ़ी आ रही पत्रकारिता में, वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज है, मतलब वो हिंदी इंग्लिश का मिक्सअप हो गया है। तो दिक्कत ये आ रही है कि ना वो बहुत इंग्लिश में परफेक्शन आ पा रहा है उनका, ना हिंदी में आ रहा है। तो इसका बड़ा ध्यान रखना। आप अगर हिंदी पत्रकारिता में आ रहे हैं या इंग्लिश पत्रकारिता में आ रहे हैं या पंजाबी की किसी भी भाषा की पत्रकारिता को चुन रहे हैं, तो भाषा का ज्ञान और जिस विषय पे जा रहे हैं उसका ज्ञान आपको वो पठन पाठन से आएगा। तो ये बड़ी चुनौती है भाषा को लेकर आज के परिपेक्ष में। इसको भी मतलब तो नई दायित्व है इसका, इसको हम लोग अनुपालन करें। तारीफ कर दी है। असल में पत्रकारिता में इतनी एक साथ एक मुफ्त, जिसे हम कहते हैं ना पहाड़ में ठक्का है, तो उस तरीके से जो है इसको इतना मदद देना बड़ा मुश्किल है। चलिए आप लोगों का धन्यवाद। ममता सिंह और हमारे अग्रज विश्वविद्यालय के मार्गदर्शक कुलपति और हमारे पड़ोसी, गांव के पड़ोसी, अगर मैं वहाँ से अपने गांव से आवाज़ लगाऊं तो शायद मेरी आवाज़ ज़्यादा बुलंद है, वो 50 तक चली जाएगी। आप 50 के रहने वाले हैं। हमारे डॉक्टर नवीन लोहनी जी और मेरे संरक्षक, मार्गदर्शक और पत्रकारिता के करीब 5-6 साल के मेरे साथी गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर दिलीप चौबे जी। दिलीप चौबे जी राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता में एक बड़ा नाम है। आपको 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार प्रदान किया। जैसा भी मैं और मेरे साथी दैनिक जागरण के हमारे समाचार संपादक विजय यादव जी, आप हाल ही में आए हैं, अभी चर्चा भी हो रही थी कि शायद जुलाई के महीने में आपने ज्वाइन किया। और हमारे साथी और मित्र और रंगकर्मी डॉक्टर राकेश रयाल जी, आप मीडिया विभाग के यहाँ विभागाध्यक्ष हैं और आप एक बहुत अच्छे गायक भी हैं और कई आपकी पहाड़ी फिल्म कुमाऊनी गढ़वाली पर भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। कई बार जब बहुत ज़्यादा काम में आप व्यस्त हो जाते हैं तो आपको लगता है कि
विश्वविद्यालय के काम से विरत होकर आप वो काम करें। मैं अपने अभी इस टॉपिक की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि हमें भी जब पत्रकारिता के क्षेत्र में कई बार ऐसे अवसर आए कि जब हमें लगा कि हमें इस मुकाम को छोड़ देना चाहिए, अपनी कोई दूसरी दिशा पकड़ लेनी चाहिए। एक पत्रकार से सब्जी बेचने वाला जो ठेला है, अगर आर्थिक आधार पर अगर हम करें बात, तो हमें लगता था कि ज़्यादा पैसा कमा देता है, क्यों ना एक ठेला लगा लिया जाए। और मैं पहले हमारे संचालन बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, और हमारे राजेश बिराजी आपने हमारे साथ काम किया, हम लोगों ने कई से 3 दशक जो है साथ काम किया। इस समय आप लोग मुफ्त विश्वविद्यालय को दिशा देने में लगे हुए हैं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेरे यहाँ पर जो भाजियाँ बैठी हैं, और एक मेरी अपनी भाभी नीमा पाठक और दूसरी भाभी दिल्ली से आई हैं। आपका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन क्योंकि भाई साहब के साथ काम किया तो मेरा भाभी का रिलेशन है। और मेरे बड़े भाई साहब भी हैं किताबुल्ली डॉक्टर नवीन पाठक जी, मेरा भतीजा पंकज आए हैं, जर्मनी से आए हैं, बहू भी आई है। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। ये क्षण बड़ा भावुक क्षण भी हो जाता है जब परिवार के लोग कार्यक्रम में आते हैं, और परिवार अगर नहीं आता तो उतना वो नहीं रहता है। मेरे साथी जगमोहन रौतेला जी हैं, मेरे कजिन चाचा के बड़े भाई प्रिंसिपल हैं आप मोहन पाठक जी, और मेरे बहुत ही मतलब मित्र और मेरे दुख और सुख दुख के साथी ओपी पांडे जी, और हमारे तमाम पत्रकार साथी हैं, कई प्रोफेसर हैं, कुल सचिव हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने अवसर मुझे दिया। मैं फिर पुनः लोहनी साहब का बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ कि ये इस अवसर पर उन्होंने मुझे यहाँ पर अवसर दिया, और जो सम्मान उन्होंने मुझे दिया, ये सम्मान ये केवल मेरे कार्य का सम्मान नहीं है, ये आने वाली जो पत्रकार पीढ़ी है, जो मीडिया है, उसका भी एक बड़ा सम्मान है। क्योंकि लोगों को एक सम्मान, लोग ज़्यादा भूखे होते हैं। मुझे लगता है कि मीडिया में सम्मान की भूख ज़्यादा होती है, तड़प ज़्यादा होती है। तो ये सम्मान अगर जब मिल जाता तो लगता है कि अब आर्थिक आधार अगर कहीं मजबूत नहीं भी है तो एक सम्मान हमने प्राप्त कर लिया। बहुत पहले 90 के दशक में मैं जब पिथौरागढ़ में था तो तब मुझे शैलेश मटियानी जी ने पुरस्कार दिया था। आज शैलेश मटियानी जी नहीं है, उस दिन भी उन्होंने मुझे यही प्रेरणा दी थी कि हमें तमाम वित्तीय परिस्थितियों में काम करते रहना चाहिए। तो एक बड़ा अवसर है। अगर मैं पिछले 40 साल की अगर अपनी पत्रकारिता की अगर लाइफ को देखूं, और आज के संदर्भ में जो टॉपिक दिया गया है यहाँ पे प्रिंट मीडिया का इतिहास और आज का जो परिदृश्य है, देखिए बहुत चीज़ें बदल गई हैं। पत्रकारिता एक ऐसे मुकाम पर आ गई है कि जहाँ पर सब पत्रकार हो गए हैं, तो इसमें पत्रकारों का जो सम्मान है वह सम्मान भी बहुत ज़्यादा घट गया है। पहले पत्रकारिता में अगर हम जब किसी कार्यक्रम में जाते थे या किसी अधिकारी के पास जाते थे तो बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, और सम्मान के 2 कारण होते थे। एक, वो वास्तव में पत्रकारों से प्रेम करते थे, और जो उनके सामने में चुनौती थी वो उसको स्वीकार करते थे। दूसरा, उनको डर लगता था कि कहीं पत्रकार ने अगर बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ, अगर उनके विपक्ष में दिख दिया, उनके खिलाफ दिख दिया, तो शायद उनकी नौकरी खतरे में चली जाएगी। और वास्तव में नौकरी खतरे में भी चली जाती थी। मतलब ये बिल्कुल आप मतलब विश्वास करिए, ये मतलब मेरे अपने अनुभव हैं, जिन अनुभवों में नेता का या किसी ब्यूरोक्रेट का या किसी टेक्नोक्रेट का उतना प्रभाव नहीं होता था जितना एक पत्रकार का होता था। अगर कोई चीज़ अगर लिख दी तो वो उस पर एक्शन होता था। एक्शन आज भी होता है, लेकिन आज जो उसकी चाल है, जो स्पीड है और जो उसका स्तर है, जो विश्वसनीयता है, अभी हमारे मित्र दैनिक जागरण के समाचार संपादक यादव जी जो बता रहे थे कि जो विश्वसनीयता है, वो विश्वसनीयता है तो सही, लेकिन विश्वसनीयता का जो मापदंड है, जो तरीका है, वो पूरी तरह से बदल गया है। आज ये मतलब आप बात लगाए कि जब फिल्में धर्मेंद्र जी के बारे में जब टीवी में चला, और इवन अखबारों में भी चल गया था, अखबारों के जो पोर्टल थे उन पोर्टलों में भी चल गया था कि वो दिवंगत हो गए हैं। उनके बाद उनके परिवार वालों को सफाई देनी पड़ी कि नहीं, वो दिवंगत नहीं हुए। तो इसी तरह से कई अपने स्तर हैं, जिन स्तरों में पत्रकारिता का जो एक बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीयता कहते थे, कर्तव्य निष्ठा कहते थे, और जो जन सरोकार की पत्रकारिता होती थी, तो मुझे लगता है कि इस 4 दशक की यात्रा में जब मैं 40वें साल में रन कर रहा हूँ, तो जो जन सरोकार की पत्रकारिता थी वो पूरी तरह से तिरोहित हो गई है। ये हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने आप को बचाए रखा होगा जो बिल्कुल एक जन सरोकार की पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता पूरी तरह से अखबारों की आर्थिक आधार का हिस्सा बन गई है। अगर आप विज्ञापन को अगर उसको देखें, जो जरूरत है, क्योंकि जो भारतीय पत्रकारिता का इसके दुर्भाग्य रहा या सौभाग्य का विषय रहा
भारतीय पत्रकारिता हमेशा बड़े घरानों का के द्वारा संचालित होती रही। उसमें या तो पार्टियों ने अखबार निकाले या कारोबारी ने अखबार निकाले। तो जो कारोबारी है, वो कोई भी कारोबारी है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके आर्थिक हित प्रभावित हों, उसी तरीके से पत्रकारिता करे। लेकिन तब एक सैद्धांतिकता थी, सिद्धांत की पत्रकारिता थी, विचारधारा की पत्रकारिता थी, और उस पत्रकारिता में ये था कि कभी भी आदमी उसे समझौता करने की गुंजाइश कम होती थी। करते थे, मतलब हमारे सामने भी बहुत लोगों ने किया। कई लोग बहुत अच्छे कारोबारी भी बन गए हैं, कई दूसरे सेक्टरों में हैं, कई लोगों ने संस्था बना ली है, कई लोगों ने अपने अच्छे अखबार निकाल लिए हैं, कई तरह के लोग हैं, कई तरह की चीज़ें हैं। लेकिन तब भी समाज में ये था कि एक जो सत्यनिष्ठा की जो बात थी वो चल रही थी। दूसरा जो इसका पक्ष है कि देखिए कि जो स्तुतिगान है, जो पॉलिटिशियन का जो स्तुतिगान है या ब्यूरोक्रेट का है या किसी भी स्तर पर है, जो स्तुतिगान का जो दौर चला है, जिसे हम चाटुकारिता कहते हैं या यूरो जर्नलिज्म जिसे हम पहले की पत्रकारिता कहते थे, वो एक बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसने अपना मुकाम हासिल कर लिया है। तो जाहिर है कि जो नया न्यू मीडिया जो आया है उसने उस पर अंकुश लगाया है। अगर हम मीडिया के अगर चुनौतियों के अगर पक्ष में अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा आज मीडिया कर्मियों के, खासकर प्रिंट मीडिया के लोगों के लिए चुनौती भरी हुई है। देखिए कि संपादक को कहीं पर भी आपको अगर कोई घटना अगर हो रही है तो वो आपके मोबाइल पे है, जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे। और लेकिन उसको तह तक जाना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, ये जो समय है वो समय बिल्कुल भी उसको नहीं मिल रहा है। तो जाहिर है कि जो शिक्षार्थी हैं, पत्रकारिता के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौती भरा समय है कि एक तो आर्थिक आधार पर दिक्कतें हैं, दूसरा जो सामाजिक सम्मान की जो स्थिति, वो सामाजिक सम्मान न्यून बहुत जीरो के बराबर है। और जो आज जो आर्थिक भी अगर हम देखें, जो ईमानदारी और जो उसकी विश्वसनीयता है, वो संकट के साथ उसने जूझना है। तो हम तो बहुत लोग जो हमारे पास, मेरे पास कई जो लोग आए, बच्चे आए पत्रकारिता के, तो मैं पहला सवाल उनसे पूछता था कि आप लोग पत्रकारिता में क्यों आए और इसको क्यों पत्रकारिता में आप आना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल ये मान के चलिए कि अभी भी जो लोग आते हैं, क्योंकि उनको कोई गाइडलाइन नहीं होती है, गाइडलाइन का, काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा अभाव है कि क्या पत्रकारिता में आने के बाद, पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा फोरम है, आप अकादमिक में जा सकते हैं, तमाम मल्टीनेशनल नेशनल कंपनी में PR में चले जा सकते हैं, आप अपने पोर्टल बना सकते हैं, मतलब कई उसके माध्यम हैं। लेकिन वो गाइडलाइन उसको नहीं मिल पाती है कि जो हम लोगों को भी नहीं मिल पाई, क्योंकि वो दौर था। उस दौर में लिखना हमारा क्या होता था कि हम सवेरे से लेकर दिन भर खबर बनाते थे, शाम को उसको पैकेज बनाते थे, 12 बजे तक वो काम चलता था, और अगले दिन हम उसको टैक्सी वाले को जो अखबार देने की गाड़ी आती थी उसको भेजते थे। उसके बाद फैक्स का आविष्कार हुआ तो हम फैक्स से भेजने लगे। फिर मेल, और ये तो आधुनिक दौर में है, 2010 7-8 के बाद के दशक की बात है। तो तब लेकिन तब ये था कि खबरों के लिए बिल्कुल समय मिल जाता था कि हम इस खबर को सही तरीके से देख लेते थे। लेकिन आज की परिस्थिति में ये भी नहीं है, उसको फटाफट खबरें बनानी है और फटाफट उसको भेजना है। इसलिए हम धर्मेंद्र को कई बार मारेंगे और कई बार मार देते हैं, कई बार ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हमें इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए विश्वविद्यालय ने जो आमंत्रित मुझे किया, इसको मैं सर, इस बात 2 कारण थी जिसके कारण मैं इसको स्वीकार किया, इस अनुरोध को। एक तो अपने जो पत्रकार साथी हैं या जो भावी पत्रकार हैं, उनसे विमर्श करने का एक अवसर है, और दूसरी बात है हमारे जो साथी रहे हैं डॉक्टर गणेश पाठक जी, उन्होंने 40 वर्षों तक एक बेदाग पत्रकारिता की है। और कहीं ना कहीं पत्रकारिता में लोग कहते हैं कि आप कितने भी ईमानदार रहें, लेकिन वो कहते हैं कि ये काजल की कोठरी है, इसमें दाग लगी जाती है। इसके बावजूद गणेश पाठक जी इस 40 वर्षों के करियर में बेदाग होकर निकले हैं। इसलिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ, और विश्वविद्यालय ने जो उनको सम्मानित किया है, इसलिए मैं अपने विश्वविद्यालय के कुलपति को और सभी साथियों को के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। कुछ कहने के पहले मैं आप लोगों से क्षमा ये चाहता हूँ कि मेरे आने में कुछ विलम्ब हुआ और उसके कुछ अपरिहार्य कारण थे, वरना मैं थोड़ा समय का पाबंद रहता हूँ। और मुझे थोड़ा ये खराब भी लगा, थोड़ा मुझे अपने को सेटल करने में समय भी लगा कि मैं देर से आया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थना। ये आज का जो विषय है
प्रिंट मीडिया का इतिहास और वर्तमान परिदृश्य, इस पर मुझे कहने के लिए आदेशित किया गया है। तो मैं कहीं कहीं थोड़ा भटकूंगा तो आप लोग संभाल लीजिएगा, क्योंकि ये विषय इतना व्यापक है। करीब करीब 16वीं शताब्दी से अगर मान के चलें तो प्रिंट मीडिया का इतिहास शुरू होता है। ये इसकी व्यापकता ठीक उसी तरह से है जैसे हमारे आज़ादी की लड़ाई का इतिहास रहा है, उसका भी व्यापक इतिहास है। और मैं समझता हूँ कि विश्व में औपनिवेशिक सत्ता से संघर्ष का जो इतिहास जितना लंबा भारत का रहा है, शायद ही किसी और देश का रहा। इसलिए मैं ये भी मानता हूँ कि महात्मा गांधी अपने समकालीन नेताओं में सबसे अधिक घटनाप्रद वाले कोई नेता थे तो महात्मा गांधी थे। ठीक जब भारत की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत तो हो चुकी थी काफ़ी पहले से, उसी समय सोवियत संघ में भी बोल्शेविक क्रांति की आधार संरचना रखी गई थी। जब पूरी उसकी आधार संरचना तैयार हो गई तब जाके लेनिन को बुलाया गया था, क्योंकि लेनिन उस समय निर्वासित थे। और लेनिन आए और क्रांति का नेतृत्व किया और उसके बाद वहाँ बोल्शेविक क्रांति हुई और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई। इसका मतलब क्या था कि उनका जो संघर्ष था वो बहुत सीमित था। इसलिए मैं गांधी को लेनिन से भी ज़्यादा बड़ा और महान नेता मानता हूँ, क्योंकि गांधी 1917 में भारत की राजनीति में प्रवेश करते हैं और 17 से लेके 1947 तक का जो उनका काल रहा है वो बहुत लंबा कालखंड रहा और घटना प्रधान रहा है। हर दिन कोई घटना हुई है, कई सारे आंदोलन उन्होंने चलाए हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आज़ादी की लड़ाई और साथ साथ भारत की पत्रकारिता की शुरुआत लगभग एक साथ हुई है। 1600 शताब्दी में 1780 में जैसे हमारे रयाल साहब ने और साथियों ने जिक्र किया कि भारत का पहला अखबार छपा बंगाल से, बंगाल गजट के नाम से, जिसके प्रकाशक और संपादक जेम्स हिक्की नाम से वो अंग्रेज थे। और ये देखिए मैंने क्या एक समानता है कि भारत में कांग्रेस की स्थापना जब हुई 1885 में, उसके भी संस्थापक कोई थे तो वो अंग्रेज थे। तो ये भी एक विडंबना है भारत की कि पत्रकारिता की शुरुआत एक अंग्रेज के द्वारा होती है और एक बड़ी पार्टी जो स्वतंत्रता संग्राम में सीधे सीधे जिसका वर्चस्व रहा है उसकी भी स्थापना किसी अंग्रेज ने किया है। तो किसी न किसी रूप में हम ये भी मान लेंगे कि अंग्रेजों के शासन के बावजूद उन्होंने हमें कुछ दिया है, हमें कुछ सिखाया भी है। खैर वो बहुत सारी चीज़ें सिखा गए हैं, वो हमारे विषय नहीं है। अब मैं अपने विषय पे लौट के आता हूँ। ये आज हम प्रेस दिवस के रूप में जो कल 16 तारीख को था सर, उसके अवसर पे आज हम यहाँ पर आप लोगों से विमर्श कर रहे हैं। तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय प्रेस परिषद की। जब भारत के अखबार तेजी से बढ़ रहे थे तो उसको नियमित करने के लिए उसके पत्रकारों को एक सुरक्षित रखने के लिए, पत्रकारिता के मानदंडों को एक निर्धारित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और उसके बाद फिर तेजी से अखबार का प्रसार शुरू हुआ। वो 22 इसके पहले भारत में जितने अखबार थे, खासकर अगर हम बात करें गणेश शंकर विद्यार्थी की बात करें, मदन मोहन मालवीय की बात करें या फिर बाल गंगाधर तिलक की बात करें, ये सारे लोग आज़ादी की लड़ाई में मुख्य औजार जो बनाया था उसमें उस औजारों में प्रमुख रूप से अखबार भी एक औजार था। जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक अखबार की शुरुआत की। तिलक का एक बड़ा योगदान था, उन्होंने जो केसरी निकाला। तो उसके पहले जो कांग्रेस में भी आज़ादी की लड़ाई को लेके जो विमर्श हो रहे थे उसमें एक नारा दिया गया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक की जो योगदान है उन्होंने उसमें एक कड़ी जोड़ा, एक और लाइन जोड़ा इस नारे में। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये जो उनकी लाइन थी
इससे आज़ादी की लड़ाई को और व्यापकता मिली। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े, फिर अगर पूर्व के इतिहास की बात करें तो हमारे रयाल साहब ने और साथियों ने बहुत सारी बातें उसमें की हैं, लेकिन फिर भी ये भी एक विडंबना है कि हिंदी का जो पहला अखबार है वो उत्तर भारत से न होकर पश्चिम बंगाल और कलकत्ता में शुरू हुआ, जिसका जिक्र अभी रयाल साहब ने किया। उदंत मार्तंड, जुगल किशोर शुक्ल इनके प्रकाशों पर संपादक थे। इसके बाद फिर आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई है, उसमें बहुत सारे अखबार आए। आज आया, दैनिक जागरण आया, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स के जो समूह हैं, इन सारे लोगों ने बहुत सारे अखबार निकाले। पत्रिकाएँ भी आई, जैसे धर्मयुग था, साप्ताहिक हिंदुस्तान था और सारिका, ऐसे सारे अखबार हैं जिसमें इन अखबारों ने मुख्य रूप से भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना है वो उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। मतलब इन्होंने दो तरह से काम किया, एक तो जनता को सटीक सूचनाएं देना और उसके साथ साथ आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रसारित करना, प्रचार करना। क्योंकि अगर हम ये देखते हैं 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, ये सभी जानते हैं आप लोग। उस पलासी के युद्ध में अंग्रेज और बंगाल के जो नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में हुई थी। और क्लाइव लॉयड वो सेनापति थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उनको विजय मिलती है। इस पर देश के एक बहुत मशहूर इतिहासकार हैं बिपिन चंद्र पाल, उन्होंने लिखा कि जब अंग्रेजों की फौज क्या थी, वो उनकी संख्या मात्र 100-150 की संख्या थी। वो जब पलासी के गांव में, नगर में जब प्रवेश किए तो बहुत सारे किसान थे, वो हल जोत रहे थे, खेती का कर्म कर रहे थे। तो वो हाथ में हाथ देख रहे थे ऐसे करके कि वो क्या रहा है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि भारत के लोगों में कोई राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं थी, उन्हें पता ही नहीं था कि ये राष्ट्र है क्या। वरना उनका ये मानना है बिपिन चंद्र जी का कि अगर वो चाहते तो जो आबादी थी उस गांव की वो 500 के करीब थी और अंग्रेजों की फौज मात्र 150 थी। वो अगर ईंट पत्थर भी चला दिए होते तो शायद वो इनको जीतने नहीं दिए होते। लेकिन वजह क्या थी कि हम जानते ही नहीं थे कि राष्ट्र क्या होता है। तो पलासी का जो युद्ध हुआ, वो कहते हैं कि वहीं से राष्ट्रवाद का सूत्रपात हुआ। और बाद में जो आज़ादी के नेता हमारे थे, चाहे वो तिलक हों, पाल हों या बाद में गांधी जब आते हैं, तो इन लोगों ने प्रमुख रूप से इस देश में जो काम किया वो लोगों में देशभक्ति या राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार किया। और इसका माध्यम एक बहुत बड़ा माध्यम बना हमारे अखबार। उसमें प्रिंट मीडिया के अखबार थे और गांधी जैसे लोगों को भी अखबार निकालने की जरूरत पड़ी थी। उन्होंने 2-3 अखबार का संपादन किया, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया। तो ये दौर था जो जब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था और उसमें भारत के जो समाचार पत्र हैं ये अपने तरह से योगदान दे रहे थे। और ये जब इनका प्रसार काफ़ी बढ़ा, तेजी से बढ़ा, तब जाके 1966 की बात है, जब ये मैं अभी बात ये कर चुका हूँ कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ। और उस दिन 16 नवंबर 1966 के दिन, 66 ही है जी, के दिन उन्होंने अपना कार्य शुरू किया और उसके बाद से हम लोग ये मनाते हैं प्रेस दिवस के रूप में भारत में। तो ये मैं और एक बात कहूँ, इसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाऊँ, इसके पहले ये कहना ज़रूरी है कि आज़ादी के
समय या बात आज़ादी के समय से लेके 70 के दशक तक या 80 के दशक तक मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा मीडिया था वो आदर्शवाद से बंधा हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं एक आदर्श उनमें था। वो आदर्श इस रूप में था कि समाचारों का हम सही तरह से इस्तेमाल करें, सटीक सूचनाएं दें, कोई मनगढ़ंत या भड़काऊ समाचार न दें, कोई उत्तेजक समाचार न दें, समाज को भड़काएं मत। ये एक दौर था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ, जब तकनीक का आगमन हुआ, तो तकनीक के आगमन के बाद आप देखते हैं कि कंप्यूटर का आगमन हुआ। कंप्यूटर के आगमन के बाद उससे पहले तक अखबार में या मीडिया के जो माध्यम है उसमें प्रिंट मीडिया का ही वर्चस्व था। लेकिन प्रिंट मीडिया का वर्चस्व को तोड़ा है दूरदर्शन ने। वो एक ऐसा टेली माध्यम का केंद्र था, तो वो दूरदर्शन ही था। फिर बाद के दिनों में जैसे जैसे और तकनीकी विकास हुआ, उस विकास के बाद बहुत सारे चैनल्स आ गए, 24x7 जिसको हम देख रहे हैं, और इतने सारे चैनल्स आ गए। चैनल्स के बाद आप देखिए फिर डिजिटल मीडिया का दौर शुरू हुआ, बहुत सारे सोशल मीडिया आ गए, सोशल मीडिया के साथ साथ बहुत सारे पोर्टल्स आ गए। तो इनके आने से एक पूरा जो पत्रकारिता का या मीडिया का जो स्वरूप है या परिदृश्य है, उसमें हम कह सकते हैं कि बड़ा एक अजीब सा बदलाव हुआ। पूरा परिदृश्य जो है वो बदल गया, और वो इस तरह से बदला कि हम जैसे पहले रिसर्च करते थे, जो भी प्रिंट के जो पत्रकार थे वो लाइब्रेरी में बैठ के रिसर्च करते थे, डाटा खंगालते थे। और वो धीरे धीरे जब मोबाइल आया तो अब वो सारी चीज़ मोबाइल में आ गई। हम एक क्लिक करते हैं तो ये सारी जो जानकारियाँ अभी हम लोग शेयर कर रहे हैं तो वो सब आपको गूगल में मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारा पत्रकारिता के इतिहास, प्रिंट मीडिया के इतिहास या वगैरह वगैरह जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर और मोबाइल पे मिल जाएगा। तो अब मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इसके आने से ये जो एक बाढ़ सी जो आई है चैनलों की, और इस बाढ़ में सोशल मीडिया जो आया है, इसने जो क्रांति की है सूचनाओं के संप्रेषण में, इससे भी चीज़ें और बदली ही नहीं है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ उसको कि समाज के सामने एक बड़ा संकट भी खड़ा हुआ है, जिस संकट को मतलब चिन्हित करने की भी ज़रूरत है। हम सभी प्रबुद्धजनों को और साथ साथ अपने पत्रकारों को और भावी पत्रकारों को कि कैसे सोशल मीडिया के आने से कैसे एक भ्रम, उत्तेजना, भड़काऊ चीज़ें और समाज में आपस में लड़ाना, दो संप्रदायों को लड़ाना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए मैं इसको आपके सामने रखता हूँ। और ये खतरा इसलिए भी बढ़ा है कि टेक्नोलॉजी के आने के पहले जो अखबारों का प्रकाशन था वो छोटे छोटे पूंजी से भी हम अखबार निकालते थे। उसमें कोई बड़े संसाधन की ज़रूरत नहीं होती थी। आज अगर आप देखें तो एक ये महंगी प्रक्रिया हो गई है अखबारों का प्रकाशन। बड़े बड़े मशीन लग रहे हैं, और आज के अखबार अगर हमें विज्ञापन दाता विज्ञापन न दें तो शायद कोई अखबार अपने आप को सर्वाइव कर भी नहीं पाएगा। तो इससे एक अलग तरह का भी संकट पैदा हुआ है कि अगर जो विज्ञापन दाता हैं, जिनसे हम हैं, मतलब जिनसे अखबार है, जिनसे अखबार को बचाना है, तो हम न चाहते हुए भी हमें अपने विज्ञापन दाताओं के हितों का ख्याल रखना पड़ता है। और आप आज के अखबार हो चाहे चैनल हो, ये सभी बड़े बड़े आप देख रहे हैं कारपोरेट घराने हैं। तो अब अखबार एक कारपोरेट कर्म हो गया है। मैं इसको ये कहने से संकोच नहीं करूँगा कि अखबार हो या चैनल हो, ये दोनों एक कारपोरेट कर्म हो गए हैं। इसलिए जो
जनहित और विज्ञापनदाताओं के हित, इसमें एक असंतुलन पैदा हुआ है। हम उसके हितों की रक्षा करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें जनहित के साथ समझौता करना पड़ता है। ठीक यही बात चैनलों के साथ भी लागू है। चैनल के बड़े बड़े जो कारपोरेट घराने हैं उनके हैं, और मैं इस संदर्भ में एक बात भी आपसे साझा करूंगा, हालांकि नाम मैं नहीं लूँगा। एक अपने देश का जो कहते हैं सबसे तेज चैनल के नाम से विख्यात है, उसमें एक विज्ञापनदाता का एक इंटरव्यू चल रहा था। उसमें एक बहुत वरिष्ठ और तेज तरार पत्रकार हैं, उनसे बहुत तीखा प्रश्न पूछ रहे थे। उनके तीखे प्रश्न पूछने से वो इतने तिलमिलाग हैं, ये आपको YouTube में मिल भी जाएगा जो देखना चाहेगा। तो उन्होंने जाके जो चैनल के मालिक से जाकर कहा कि आप या तो इस पत्रकार को हटाइए, या ये माफ़ी मांगे, या फिर मैं विज्ञापन देना बंद कर दूँगा। तो वो पत्रकार स्वाभिमानी पत्रकार थे, और उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी तो मांगूंगा ही नहीं, कोई मैंने गलत काम किया नहीं, मेरा काम है सवाल करना, मैं सवाल करूंगा। और ये पत्रकारों का मुख्य दायित्व होता है कि आप सवाल करें। तो मैंने सवाल किया, और इसके बदले में अगर वो कहते तो ठीक है, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो चैनलों के सामने भी एक ये संकट है कि जो जन पक्षधरता और जो कॉर्पोरेट घरानों के हित है, इनके बीच में जो असंतुलन पैदा हो रहा है, इससे भी जो चीज़ें खराब हुई हैं, और एक बहुत ही एक समाज के सामने एक संकट की स्थिति सामने आई है। अगर जो लोग सोशल मीडिया को वॉच करते हैं, या जो लोग सोशल मीडिया का संचालन करते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि उसमें से एक वर्ग ऐसा है जो अपनी ईमानदारी से समाचारों का संकलन करता है, समाचारों का संप्रेषण करता है, और जो पत्रकारिता का दायित्व है पत्रकारों का या पत्रकारिता का, उस दायित्व का निर्वाह करते हुए वो सूचनाएं को जनता के सामने रखता है। लेकिन वहीं पर एक दूसरा वर्ग है, वो बहुत बड़ा वर्ग है, वो वर्ग भ्रामक सूचनाएं दे रहा है, और उनको भी पैसा चाहिए, तो वो गलत तरीके से या तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, और हथकंडे अपनाकर वो अपना सोशल मीडिया में चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ये संकट है सारे पत्रकारों के सामने। इसलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि समाचार चैनल हो या सोशल मीडिया हो या दूसरे जो अखबार जो मीडिया के जो रूप हो, उसमें आज भी जो प्रिंट मीडिया है वो ज़्यादा विश्वसनीय है। अभी हमारे विजय यादव जी ने जो कहा, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि प्रिंट मीडिया आज भी विश्वसनीय है और जनता के प्रति अपने भरोसा को बनाए रखा है। मैं उस बात को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, जैसे अभी उन्होंने उदाहरण दिया था एक फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में कि किस तरह से वो खबरें चली, और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है कि आपने हड़बड़ी में बिना किसी समझदारी का, बिना किसी विवेक का पालन किए उस खबरों को चलाया, उसके पर एक बड़ा शो किया। तो प्रिंट मीडिया में अभी भी हमारे ऐसे साथी हैं या ऐसे लोग हैं जो अपने दायित्व को ईमानदारी से समझते हैं, उनको ये पता रहता है या उनको सतर्क रहने की ज़रूरत भी होती है कि जो सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं वो सूचनाएं कहीं गलत तो नहीं आ रही हैं, कहीं ये प्रायोजित तो नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो भी प्रिंट का जो थोड़ा अनुभवी पत्रकार होगा वो खबरों को सुन लेता है। हम लोग उसकी भाषा में बात करते हैं कि खबरों को सुनना, वो खबर देख के समझ लेता है कि ये खबर सुनियोजित है, प्रायोजित है या नहीं। तो जो ईमानदार पत्रकार हैं
वो उन खबरों को उठा के सीधे सीधे डस्टबिन में डाल देते हैं, चाहे वो कहीं से आए उसकी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि पत्रकार का एक दायित्व तो है। तो ये बात है कि प्रिंट में जो पत्रकार हैं वो अभी भी अपने दायित्व का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करते हैं, और जब वो खबर आती है तो वो देखते हैं कि ये खबर कहाँ से आ रही है, उसमें उनके विवेक का इस्तेमाल वो करते हैं। तो वो उनको लगता है कि ये विवेक का इस्तेमाल इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि जब वो किसी खबर को या किसी सूचना को जब किसी समाचार में तब्दील करते हैं, भाई सूचना तो तरह तरह से आती है, सबके सामने आती है, लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण काम क्या होता है कि उस सूचना को समाचार में तब्दील करना। उस तब्दील करते समय जो उनका विवेक, उनका अनुभव जो काम करता है, वही समाचार की प्रस्तुति की दिशा को तय करती है कि वो जो समाचार जा रही है या जा रहा है वो समाचार कितने गुणवत्तापूर्ण है, कितना ये सच है और कितना ये गलत है। तो इसलिए हमारे पत्रकार साथियों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि किसी भी समाचार के आने पर उसको वो देखें, अपने पूरे विवेक का इस्तेमाल आज की पत्रकारिता में सर्वाधिक मांग करता है कि हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें। यहीं पर मैं आकर प्रिंट मीडिया के सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों की बात मैं रखना चाहता हूँ। देखिए, चुनौतियां तो इसलिए कि हमारी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। मैं प्रिंट मीडिया के साथियों की बात कर रहा हूँ। हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, इसलिए हमारी चुनौतियाँ भी ज़्यादा है। जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, चुनौतियाँ भी उसी की ज़्यादा होती है। तो आज आप देखते हैं कि समाज में कई तरह की चुनौतियाँ, अनियंत्रित विकास है, वायु प्रदूषण है, शुद्ध पेयजल नहीं है, सांप्रदायिक तनाव भी समाज में फैल रहा है, विभाजनकारी चीज़ें भी सामने हैं। तो इन चुनौतियों से जो मुकाबला करना है, वो मुकाबला की जब बात हम करते हैं तो अगर हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि अगर आप किसी राजनेता से बात करें या किसी आप राजनीतिक प्रवक्ता से बात करें, तो वो या तो जब भी बात करेंगे तो अपनी हितों को आगे रखकर ही बात करते हैं कि उनका हित क्या है, उनका दलीय हित क्या है, उनका दलीय स्वार्थ क्या है, उनका पार्टी इंटरेस्ट क्या है, या फिर उनका इंडिविजुअल हित क्या है। और अगर वो बात नहीं करेंगे तो किसी भी घटना के न होने का एक आडंबर रचते हैं कि नहीं ऐसा है ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं है। अगर आप कहें कि इस गांव में सड़क नहीं है तो कहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सड़क तो है, सीधे सीधे वो नकारते हैं। इसलिए ये चुनौती सबसे ज़्यादा हमारे पत्रकारों पर है कि हम कैसे इन सारे जो संकट है समाज में, जो संकट बढ़ रहे हैं, इन संकटों का हम सामना कैसे करें। अब मैं थोड़ी बात अपने जो पत्रकार साथी और खासकर जो युवा पत्रकार हैं उनके बारे में भी मैं दो चार शब्द कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता में आने के बहुत सारे एक उद्देश्य होते हैं। एक पत्रकारिता में आने का एक उद्देश्य आकर्षण होता है कि कुछ लोग करियर बनाने आते हैं क्योंकि यहाँ की एक ग्लैमर भी है, एक आकर्षण है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम पत्रकारिता में आके एक जो अपना शक्तिशाली जो एक सपना होता है, शक्तिशाली बनने का, प्रभावशाली बनने का, पैसा बनाने का, ये भी एक सपना होता है। तो दो तीन तरह के सपने लेके लोग आते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो वहाँ एक ग्लैमर है। तो कुछ लोग आते हैं, उसमें जो नायक और नायिका की जो छवि होती है वो बनाना चाहते हैं, वो उद्देश्य लेके भी आते हैं। ठीक है, इसमें कोई अपराध नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें कोई अपराध है, ये मनुष्य का स्वभाव है।
हर मनुष्य चाहता है कि असली महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन ये इन सब बातों के बावजूद ये तथ्य है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि पत्रकारिता आज भी आदर्श से जुड़ा हुआ है। आप कहीं भी आए, आप कोई भी उद्देश्य लेकर पत्रकारिता में आए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो जो आदर्श है, उस आदर्श के साथ आपको जुड़ के रहना ही पड़ेगा या रहना ही चाहिए। तभी आप एक पत्रकार की जो दायित्व है, जो उसकी जिम्मेदारी है, उसको सही ढंग से आप निकाल पाएंगे। क्योंकि देखिए, पत्रकारिता के जो आदर्श हैं उनको मैं 2-3 चीज़ों से जोड़कर मैं देखता हूँ। पत्रकारिता का सच क्या है? अगर कोई पूछे कि पत्रकारिता का सच क्या है, तो मैं ये मानता हूँ कि पत्रकारिता का सच वो है जो मनुष्य हित में है, जो समाज के हित में है, जो राष्ट्र के हित में है, वो पत्रकारिता का सच है। तो जो सच्चा पत्रकार है उसे इसका समर्थन करना चाहिए, और जो समाज के विरोध में है, मनुष्य के विरोध में है, राष्ट्र के विरोध में है, इसका डटकर विरोध करते हुए दिखाई देना चाहिए। ये पत्रकारिता का या पत्रकार का जो आदर्श है वो उसे बांध के रखता है और उसे उसके बना हुआ रहना चाहिए। इसी से लगता है कि कोई पत्रकार किस दिशा में जा रहा है, क्या कोई समाज के हित में काम कर रहा है या समाज के अहित में काम कर रहा है। ये एक पैमाना है जिससे हमें लगता है कि ये पत्रकार जो है सही है और ये गलत है, या ये पत्रकारिता सही हो रही है या ये पत्रकारिता गलत हो रही है। क्योंकि देखिए, आज के समय में मैं फिर से बात को दोहराना चाहता हूँ कि सूचनाओं का अंबार है हमारे पास। सूचनाओं के बहुत सारे स्रोत हैं, तमाम स्रोत आ गए। क्योंकि पत्रकारिता जीवन जगत का वो हिस्सा है जिससे हम सब लोग किसी न किसी रूप में प्रभावित भी होते हैं और उसके पार्ट और हिस्से भी हो जाते हैं कई बार। तो इसलिए पत्रकारिता का पक्ष और विपक्ष जितना आप जानते हैं, जो रोज के अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने उसको जिया है, भोगा है, और उसके बहाने हम सब तक पहुंचती हैं चीज़ें, तो उस पर ऐसी बातचीत होती रहनी चाहिए ताकि जो नए पत्रकार आ रहे हैं, जिनको कल उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है और व्यावसायिक हिस्से में आना है, तो बहुत सजगता से कैसे उस पर काम करें। मुझे भी सौभाग्य से कुछ हिस्सों में अखबार में या रेडियो टीवी में काम करने का अवसर मिला। तो जब भी ऐसा अवसर आता था तो ये सबसे बड़ी बात होती थी कि आखिर आपकी जो भी प्रतिबद्धता है वो किसके प्रति हो, जो पाठक है, जो समाज है, या जो अभी चौबे जी ने कहा कि अगर मालिक है उसने भी एक व्यवसाय शुरू किया है तो उसका प्रकाशन भी एक बड़ा जिम्मा है, उसके प्रति भी आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप मुख्य भूमिका में हैं तो कैसे उसके साथ भी न्याय करें। तो अलग अलग समय पर मुझे भी लगा, और 1-2 बार ऐसा अवसर भी आया कि मैं अध्यापन छोड़ के पत्रकारिता में जाते जाते बचा कि मुझे मेरे मित्रों ने सुझाया कि उधर ठीक है जहाँ तुमको, क्योंकि मैं तो समझता हूँ जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष बात यह है कि उनको व्यावसायिक दक्षता लानी चाहिए, निष्पक्ष तौर पर अपने विचारों को लिखने कहने तक की अभिव्यक्ति क्षमता होनी चाहिए, और अवसर मिले तो जरूर उसके अनुसार काम भी करते रहना चाहिए। क्योंकि जैसा हालचाल है और जैसी स्थितियाँ हैं, अभी 1-2 समाचारों या 1-2 हिस्सों पर नहीं, हम लोग ये सोचते हैं कि एक ऐसा व्यवसाय शुरू हुआ जिन्होंने कहा कि अगर आपको सब कुछ उजाड़ देना है तब आ जाओ, इसमें सब कुछ लगा देना है तब आ जाओ, जान की बाजी लगाओ तब भी आओ। तो वो एक ऐसा काम था, और वो काम धीरे धीरे बदलते बदलते व्यावसायिक हिस्से में आया, और बहुत बाजार ने जब उसको कब्जा कर लिया बहुत सारे हिस्से में। आजकल हम लोग ये भी देखते हैं, जैसे मैं कल भी बच्चों से चर्चा कर रहा था, अब कई दिन हो जाते हैं टेलीविज़न खोले हुए, समाचार सुने हुए बगैर, तो लगता है कि कुछ छूट गया।
एक दौर में ऐसा लगता था अगर आपने समाचार नहीं सुने तो दिन आपका पूरा नहीं हुआ। तो प्रिंट ने अभी वो जगह बचाई हुई है थोड़ी बहुत, और वहाँ पर भी बहुत मजबूरी है, विज्ञापन एक बड़ा मजबूर करने वाला स्पेस है। उसके बाद कुछ दैनिक दबाव भी हैं जिसमें काम पूरे होने हैं। तो पत्रकारिता के लिए वास्तव में बड़ा संक्रमण काल भी है। जो आप कह रहे हैं एआई के खतरे हैं, ये खतरे, इनसे तो आप जूझ लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भी उसके नियंता हैं, चाहे वो चैनल के हों, चाहे वो अखबारों के मालिकान हैं, उनकी अपनी व्यावसायिक प्रतिबद्धताएँ भी हैं, मजबूरियाँ भी हैं, वो भी अब हम लोग देखते हैं प्रभावित करने लगी हैं संपादक मंडल को, और रिपोर्टर वाले हिस्से में तो बहुत ज़्यादा। तो मैं कभी कभार सोचता हूँ कि यहाँ अध्यापक होते हुए या विश्वविद्यालय सिस्टम का हिस्सा होते हुए हम लोग जो चीज़ समझ पाते हैं पत्रकारों की भी, वो भी एक व्यावसायिक दक्षता के साथ अगर आप काम करना भी चाहते हैं, कर भी पाते हैं, तो कई बार उतनी आज़ादी के साथ वो बातें नहीं हो पा रही होंगी। लेकिन ये सब हम सब के साथ है, और हर व्यवसाय में ये है कि आप सारी चीज़ें अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से संतुलन कैसे हो, व्यवसाय भी अच्छा रहे, आपकी वैचारिकी भी रहे, और आपका जो अभिव्यक्ति कौशल है वो भी बचा रहे, और जनता की जो जरूरी चीज़ें हैं वो भी आ जाए। ये बहुत संतुलन का काम है। और आप सब लोग जो महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे हैं, किसी भी चैनल में, अखबार में, या अन्य सोशल मीडिया में भी जो लोग अपने आप कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरत है कि हम इस समय में जब भी अपनी भूमिका में होते हैं तो उसके साथ न्याय कर सकें, वो कोशिश करते रहेंगे। मैं विद्यार्थियों से कहूँगा कि उन्होंने 4 दिन यहाँ पर वर्कशॉप की, दयाल जी ने कल भी मुझे आप लोगों से मिलवाया था, तो हम सब लोगों का यही प्रयास है कि आपका जो व्यावसायिक पक्ष है उसमें जो भी प्रायोगिक हिस्सा है उसको आप देखें, ताकि आपकी जो भी रिपोर्टिंग है या भविष्य का व्यवसाय है इससे जुड़ा हुआ वो बेहतर हो। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने विश्वविद्यालय के सभी महत्वपूर्ण निदेशक मंडल साथियों का, आचार्यों का, शिक्षकों का, विद्यार्थियों का, कर्मचारियों का जो यहाँ मौजूद है, और शहर के सभी आप महत्वपूर्ण पत्रकार और साथ ही सभी रिपोर्टर्स और जो अन्य लोग आए हुए हैं शहर के, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर चौबे साहब का धन्यवाद कि उन्होंने दयाल जी के अनुरोध पर यहाँ आना स्वीकार किया। और ऐसे ही ये समाचारों का भी बदल गया। कभी पहले लगता था कि वो समाचार जब तक पहुँचता था आपके पास ताज़ा होता था। अखबार में हम लोग बागेश्वर में जब पढ़ते थे तो अखबार पहुँचता था 2 बजे 1 बजे, और तभी भी वो नया और ताज़ा होता था। आज के दिन अगले 2 मिनट बाद समाचार बदल जाता है, 2 घंटे बाद तो वो बिल्कुल उसकी छवि बदल जाती है। और जब तक अखबार में आता है, अगर बहुत अच्छा विश्लेषण नहीं है तो अखबार में बताने लायक कुछ बचता भी नहीं कई बार। तो वो स्थिति आ गई। तो इसलिए जिस भूमिका में भी हम लोग देख रहे हैं बदलते हुए समाज को, उसमें हम सबकी कैसी भूमिका हो, उस पर हम लोग प्रयास करें कि हम न्याय के साथ अपना काम कर सकें। और आप सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ कि पत्रकारिता दिवस के इस महत्वपूर्ण आयोजन में आप शामिल हुए। राहुल वशिष्ठ, कृष्णकांत, किशन चौधरी, गिरीश चंद, राहुल अग्रवाल, शैलेंद्र कुमार टमटा, दीपक चंद शर्मा, हेमचंद, भास्कर जोशी, पूर्णिमा पांडे, आकाश बहुगुणा, जयन राजपूत, बताओ जयन राजपूत, जीवन, पंकज सिंह परिहार, नवीन कुमार श्रीवास्तव, शशांक त्रिवेदी, हेमचंद, हाँ हमें तो पता नहीं।